मैं कल का वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ। कल हो सकता है बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, इस वजह से थोड़ा सा फ्लो कम बनाओ। सुनना मेरी बात ध्यान से, एक एक चीज दोबारा समझाऊंगा मैं आपको। कंसंट्रेट होके एकदम सिंसियरली आप एक एक चीज को सुनो। मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अपन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट पढ़ लिए थे, होमोजीनियस हीट्रोजीनियस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ हीट पढ़ लिए थे, विच इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। जो तीसरा था और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था इस इक्विलिब्रियम वर्ड को समझने के लिए, उसका नाम था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था रिवर्सिबल रिएक्शन। तो दो तरह की रिएक्शन थी, एक थी हमारे पास रिवर्सिबल और एक क्या थी हमारे पास इरिवर्सिबल। क्या क्या थी? रिवर्सिबल थी और इरिवर्सिबल थी। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में जो बेसिक डिफरेंसेस थे वो हमने क्या समझे थे? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, सबसे बेसिक चीज जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाफ एरो फॉरवर्ड और हाफ एरो बैकवर्ड। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन को जैसा अब तक अपन रिप्रेजेंट किया करते थे बिल्कुल उसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज फुल एरो फॉरवर्ड। रिवर्सिबल नाम से समझ में आ रहा है, रिवर्सिबल मतलब ऐसे रिएक्शन जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड एरो के डायरेक्शन को देखो, ऐसे रिएक्शन जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ प्रोसीड हो रही है, उस तरह की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक एग्जांपल लिया था पैसे वाला। जैसे मान लो कि आप और मेरे दोनों के बीच में पैसों का ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। अब अगर मान लो कि कुछ ऐसा हुआ कि आपने मुझे पैसे दिए और मैंने आपको पैसे रिटर्न ही नहीं किए, खर्च कर दिए, ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हो गया? इरिवर्सिबल। अदरवाइज अगर आपने मुझे पैसे दिए और धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद में आप मुझे पैसे दे और मैं भी आपको पैसे रिटर्न करता जा रहा हूं, वो जरूरी नहीं है कि जितना आप मुझे दे रहे हो उतना ही मैं आपको रिटर्न कर रहा हूं। हो सकता है आप मुझे 5,000 रुपए दे रहे हो, मैं आपको 1,000 रुपए रिटर्न कर रहा हूं। तो अगर दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस चल रही है, सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों चीजें अगर एक साथ हो रही है, तो आप उसको क्या बोलोगे? रिवर्सिबल। बात ध्यान से सुनना। अब जो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इक्विलिब्रियम मतलब स्टेट ऑफ बैलेंस, बैलेंस मतलब दो चीजों को बराबर होना। तो दो अपोजिट डायरेक्शन में जो चीजें हो रही है वो किस में हो रही है? रिवर्सिबल। मतलब ये जो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है ये मेनली अपन किस में पढ़ने वाले हैं? ये किस तरह के रिएक्शन में पढ़ेंगे? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? जो पूरा इक्विलिब्रियम चैप्टर है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब आगे से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन भी आने वाला है या कोई भी टॉपिक इस पूरे चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो, चाहे वो आयनिक इक्विलिब्रियम ही क्यों ना हो, तो आप हर रिएक्शन में सिंबल देखने वाले हो, हाफ एरो फॉरवर्ड और हाफ एरो बैकवर्ड, जो कि रिवर्सिबल का साइन है। और रिवर्सिबल मतलब इक्विलिब्रियम, क्योंकि हर रिवर्सिबल रिएक्शन पक्का इक्विलिब्रियम अचीव करेगी करेगी। ये मत सोचना ये तो रिवर्सिबल का साइन है, जरूरी थोड़ी इक्विलिब्रियम आया कि नहीं आया। हर रिवर्सिबल रिएक्शन पक्का इक्विलिब्रियम अचीव करेगी ही करेगी। हमने बात करी थी कि भैया क्लोज कंटेनर में होता है कि ओपन कंटेनर, तो हमने क्या देखा था? रिवर्सिबल रिएक्शन किस में होती है? ओपन कंटेनर। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन किस में होती है? नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने। रिवर्सिबल रिएक्शन किस में होती है? क्लोज्ड कंटेनर। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन किस में होती है? ओपन कंटेनर। जनरली, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, ठीक है ना। और क्या पढ़ा था अपन ने? और हमने इसके अंदर देखा था, चलो इसको देख लेते हैं, इसके क्या क्या पॉइंट्स है वही देख लेते हैं अपन। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल्स है। सबसे पहले, chemical reaction in which products can be converted back into reactants are called reversible reaction। और ये सिर्फ एग्जांपल हमने लिखे हैं, irrespective of any physical state। फिजिकल स्टेट कुछ भी हो, अगर रिवर्सिबल का साइन है मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन। प्रोसीड इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, जनरली पॉसिबल इन क्लोज्ड कंटेनर, ये भी बता चुका था। इक्विलिब्रियम किस में आएगा? रिवर्सिबल में आएगा, ये भी हमने लिख लिया। प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा, आप मुझे दोगे मैं आपको दूंगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा, प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा। तो मैं बोल सकता हूं नेवर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये तो हो गए रिवर्सिबल। इसके बाद में हमने पढ़ा था इरिवर्सिबल, जो मेन फोकस हमारा नहीं है। जो हमारा मेन फोकस है वो क्या है? रिवर्सिबल। फिर भी क्योंकि अपन डायरेक्शन के बेसिस पर रिएक्शन समझ रहे तो इरिवर्सिबल फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इरिवर्सिबल जिसमें प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट बैक नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल। मतलब एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, अब वापस से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो उस तरह के रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। दे प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन, जनरली पॉसिबल इन ओपन कंटेनर, डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम। ये सारे पॉइंट्स अपन क्लियर कर चुके थे। अब अपन बात करते हैं इक्विलिब्रियम की कि इक्विलिब्रियम होता क्या है।
पहली बात तो बेटा इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब जो स्टेट ऑफ रेस्ट या बैलेंस है, केमिकल रिएक्शन में इस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? अगर जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन का वो पॉइंट अगर अचीव हो जाता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाती है, तो उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे या केमिकल इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे? अगर रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन का वो पॉइंट अचीव हो चुका है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो चुकी है। किसी को डाउट आता है सर रेट क्या होता है? रेट मतलब होता है बेटा स्पीड। सर रिएक्शन की स्पीड का क्या मतलब है? बेटा रिएक्शन की स्पीड का मतलब है, रिएक्शन की स्पीड का मतलब है कि किस टाइम के साथ कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर मैंने रिएक्शन के लिए बोल दिया कि बेटा ए रिवर्सिबल रिएक्शन बी, और मैंने बोल दिया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जितना टाइम में, यानी कि सेम टाइम में, अगर मान लो कि एक मोल ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर एक मोल बी ही वापस से किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? ए में। मतलब जितना ए खत्म हुआ उतना वापस से बन गया, जितना बी बना उतना वापस से खत्म हो गया। तो इस पॉइंट पर जब डिसोसिएशन की रेट और फॉर्मेशन की रेट अगर दोनों सेम हो जाए, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, और तभी जाके मैं बोलूंगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो चुका है। इसी चीज को मैंने पैसों से रिलेट करके बताया था, अगर आपको याद होगा। मैंने पैसों से कैसे रिलेट किया था? मैंने बोला था कि बेटा देखो, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे खत्म हो चुके, मेरे पास जीरो पैसा है, आपके पास ही पैसा है। तो पहले बात तो आप मुझे बताओ कि जब मैं रिएक्शन को लिख रहा हूं, तो मुझे बताओ क्या स्टार्टिंग से अगर अपन बात करें, सुनना मेरी बात ध्यान से। अब मैं आपसे, मैं चैट ऑन कर रहा हूं, मैं जो पूछ रहा हूं आंसर करना। मुझे बताओ क्या स्टार्टिंग से ही क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड जीरो था क्या? या मुझे बताओ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड में स्टार्टिंग में कौन से रेट जीरो थी? रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड में स्टार्टिंग में कौन से रेट जीरो थी? भाई स्टार्टिंग में तो मेरे तमल बनर्जी मेरे भाई, हेड्स ऑफ कोई एक। अबे भाई बोल नहीं सकता मैं कि क्या बोलूं तुझे। कौन से रेट जीरो थे स्टार्टिंग में? रेट ऑफ बैकवर्ड जीरो थे स्टार्टिंग में। क्यों? जब मेरे पास पैसा ही नहीं है स्टार्टिंग में, मेरे पास जब मनी नहीं है, तो मैं आपको क्या रिटर्न करूंगा? स्टार्टिंग में तो सिर्फ आपके पास मनी है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड ही होगा। स्टार्टिंग में रेट ऑफ बैकवर्ड जीरो होगा। धीरे धीरे मेरे पास पैसा आएगा, धीरे धीरे मेरे पास पैसा आएगा, धीरे धीरे मैं पैसे को रिटर्न करना स्टार्ट करूंगा। यानी कि कुछ टाइम के बाद में रेट ऑफ फॉरवर्ड तो था ही, रेट ऑफ बैकवर्ड भी स्टार्ट हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड भी स्टार्ट हो गया। और अगर ऐसा हो गया कि जितना आप मुझे दे रहे हो उतना ही मैं आपको वापस से रिटर्न कर रहा हूं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं बोल सकता हूं कि अब कौन सी स्टेट आ चुकी है। तब मैं बोल सकता हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो चुका है, और मैं बोल सकता हूं कि इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है। अब टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम होता जाएगा, और हमेशा ऐसा ही रहने वाला है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। आप मुझे बताओ, अब एक चीज मुझे बताओ कि एक चीज, तो ये तो हो गया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर क्या समझ में आया? आपसे कभी भी कोई इक्विलिब्रियम बोले, मतलब इक्विलिब्रियम पर आपके माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए? कि व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड, देन दैट स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अब आप मुझे बताओ कि ये दोनों रेट इक्वल होने की वजह से क्या हो रहा है? या फिर मान लो कि जितना आपने मुझे दिया उतने वापस से मैंने खर्च कर दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पर्स में जितने भी पैसे हैं वो फिक्स हैं, जितने खर्च हो रहे वापस उतने बन रहे, मतलब फिक्स वैल्यू हो गई उसकी? और इसी तरीके से आपके पर्स में भी जितने पैसे होंगे वो भी फिक्स हो चुके हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आपका और मेरा दोनों का अमाउंट कांस्टेंट हो चुका है? कांस्टेंट हो चुका है बोल सकता हूं। कांस्टेंट मतलब जरूरी नहीं है कि आपका और मेरा पैसा इक्वल हो चुका हो, पैसे की तो बात ही नहीं कर रहे। पर जब जितना मेरा खर्च हो रहा है उतने वापस से बन रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई आपका अमाउंट और मेरा अमाउंट, दोनों का अमाउंट कांस्टेंट हो चुका है। किसकी वजह से? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर हो गया? रेट ऑफ बैकवर्ड की वजह से, है ना? तो दो चीजें हैं, जब भी इक्विलिब्रियम बोला जाए तो दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। कौन सी दो चीजें? रेट शुड बी इक्वल एंड अमाउंट शुड बी कांस्टेंट। रेट शुड बी इक्वल एंड अमाउंट शुड बी कांस्टेंट। बात समझ में आई? बात क्लियर हुई? तो एक काम करते हैं, अब इसी चीज को अपन आगे बढ़ते हैं, यही पॉइंट्स अपन समझते हैं। ये हमारे सामने रिएक्शन है। सबसे पहले तो इसके स्टेटमेंट पढ़ो। क्या बोला है सबसे पहले? कि किसी भी जो रिवर्सिबल रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो क्या है? इट डेफिनेटली अचीव्स द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम।
और इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे? व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड। तो ये हमारे पास सामने एक रिएक्शन है A प्लस बी, ये बनाया COD, जिसमें A और B का प्रोडक्ट बनने का रेट ऑफ फॉरवर्ड है, और C और D का वापस से रिएक्टेंट बनने का जो रेट है वो रेट ऑफ बैकवर्ड है। और जिस पॉइंट पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाएंगे, उस पॉइंट को अपन ने क्या बोल दिया? इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है। ग्राफ से रिलेटेड आपको याद होगा, मैंने कल आपको ग्राफ से रिलेटेड दो तरह के ग्राफ मैंने आपको बताए थे। एक ग्राफ था रेट वर्सेस टाइम, और एक ग्राफ था कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। किस किस के बीच में था? एक ग्राफ था रेट वर्सेस टाइम, और दूसरा ग्राफ क्या था? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। बेटा वापस से याद करो, इक्विलिब्रियम पर क्या हो रहा था? पीछे जाओ, इक्विलिब्रियम पर क्या हो रहा था? इक्विलिब्रियम पर रेट इक्वल हो रही थी और कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रही थी। रेट इक्वल हो रही थी और कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रही थी। तो जब भी ग्राफ की अपन बात करेंगे तो आप सबसे पहले देखो कि वो ग्राफ किसके बीच में है। अगर मैं रेट की बात करूंगा तो रेट की बात करने पर देखो किस तरह का ग्राफ आपको मिलना चाहिए। अगर मैं रेट की बात करूंगा तो रेट के लिए मुझे यह समझ में आ रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो जाते हैं। तो देखो ये एक पॉइंट ऐसा है जहां पर ब्लैक डॉट है कि इसके आगे अगर आप देखोगे ना, तब टाइम बढ़ता जा रहा है, मगर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड हमेशा इक्वल है। और जिस पॉइंट से रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो जाते हैं, उस पॉइंट के आगे वो सारा पॉइंट कौन सा स्टेट हो जाता है? वो हो जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट, या इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है। इसके पहले देखो, इसके पहले की बात करोगे तो देखो, पहली बात तो आप येलो पोर्शन पर ध्यान मत दो, आप ये जो लाइन है उस पर ध्यान दो। पहली बात तो अभी मैंने आपसे पूछा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड में स्टार्टिंग में कौन से रेट जीरो थे? रेट ऑफ बैकवर्ड। तो देखो जो जीरो से स्टार्ट हो रही है वो रेट ऑफ बैकवर्ड, और जो कुछ वैल्यू से स्टार्ट हो रही है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड। अब मुझे बताओ इसके पहले की अगर अपन बात करें, ये जो लाइन ड्रॉ की इसके पहले की बात करें, तो देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड की अलग अलग वैल्यू है। देखो किसी भी पॉइंट पर अगर अपन देखें, एक टाइम कंसिडर किया मैंने, मान लो ये मैंने टाइम कंसिडर किया, तो जब रेट ऑफ बैकवर्ड की बात करूंगा तो ये रेट मिलेगी, और रेट ऑफ फॉरवर्ड की बात करूंगा तो कुछ अलग रेट मिलेगी। दोनों की अलग अलग वैल्यू आएगी, नहीं आई? इसका मतलब इसके पहले इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम तब अचीव हुआ जब दोनों की सेम वैल्यू मिल रही है सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर। कभी भी चेक कर लो, ये टाइम है, दोनों पर सेम वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू मिल रही है। तो एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, आपसे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेटा बताओ कि किस तरह का ऑप्शन ग्राफ के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। बेटा पहले तो आपसे मैं अब क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जैसे एक ग्राफ तो आपके सामने, अब मैंने एक और ग्राफ अगर बनाया, मैंने अगर बनाया बेटा कुछ इस तरह का ग्राफ, आप मुझे बताना क्या करेक्ट होगा कि नहीं होगा। मैंने बोल दिया ये कुछ इस तरह का ग्राफ है, और ग्राफ किस किस के बीच में? ये है रेट वर्सेस टाइम ग्राफ। ऑब्वियस सी बात है, जो जीरो से स्टार्ट होगा वो रेट ऑफ बैकवर्ड होगा, और जो कुछ वैल्यू से स्टार्ट होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड होगा। ये मैंने लिख दिया। अब बताओ करेक्ट है कि नहीं है? तो आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए, अच्छा रेट, रेट में तो रेट इक्वल होगी तभी इक्विलिब्रियम बोलूंगा। इक्वल मतलब एक पॉइंट पर मीट करना चाहिए। अब बताओ क्या एक पॉइंट पर मीट कर रहा है क्या नहीं कर रहा? तो बताओ क्या करेक्ट है क्या? नहीं है। इसी तरीके से अगर मान लो कि मैंने कुछ इस तरह का रिलेशन बता दिया, ऑब्वियस ही बात है, नीचे वाला रेट ऑफ बैकवर्ड, ऊपर वाला रेट ऑफ फॉरवर्ड, बताओ क्या ये भी करेक्ट रिलेशन है क्या? ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम की बात करनी है तो टाइम बढ़ते जाना चाहिए, मगर उन दोनों की रेट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। रेट तो हर बार किसी एक की ज्यादा है, किसी एक की कम है, तो टाइम तो बढ़ता जा रहा है, मगर एक भी ऐसा पॉइंट नजर नहीं आ रहा जब दोनों मीट कर रहे हो और टाइम के साथ वो कंटिन्यूअस मीट ही कर रहे हैं। तो ये भी गलत होगा। समझ में आ गई बात? तो अगर रेट के लिए आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो रेट के लिए वही करेक्ट ऑप्शन होगा ग्राफिकल, जिसके अंदर दोनों टाइम के साथ एक पॉइंट पर मीट कर रहे हो और आगे साथ साथ में चल रहे हो। ठीक है ना? ये तो बात होगा रेट की। अब अपन बात करते हैं कंसंट्रेशन की। अगर इसी तरीके से अगर अपन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करें, तो अब सोचो, पहले खुद से सोचो। भाई ग्राफ तो बाद में देखेंगे, पहले तो आप सोचो कि आपको कंसंट्रेशन के लिए क्या पता है। आपको ये पता है कि भैया इक्विलिब्रियम पर रेट इक्वल होती है और कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। पैसा कांस्टेंट हो जाएगा। उससे मतलब नहीं है कि किसका पैसा ज्यादा किसका पैसा कम। हो सकता है कि जब रेट इक्वल हो गई, जब जितना पैसा आप मुझे दे रहे हो उतना पैसा मैं आपको रिटर्न कर रहा हूं, हो सकता है उस पॉइंट तक आप मुझे काफी ज्यादा पैसा दे चुके हो ऑलरेडी, और मेरे पास आपसे भी ज्यादा पैसा इकट्ठा हो चुका है।
हो सकता है कि जिस पॉइंट पर ऐसा हुआ उस पॉइंट पर आपके पास अभी भी बहुत सारा पैसा है, मेरे पास अभी भी पैसा कम है कंपैरेटिवली। हो सकता है कि जिस पॉइंट पर ऐसा हुआ कि दोनों रेट इक्वल हो गई, उस पॉइंट पर आपका और मेरा पैसा कोइंसिडेंटली सेम हो चुका था। तो पैसा तो कुछ भी हो सकता है, किसी का भी पैसा ज्यादा हो सकता है, किसी का भी पैसा कम हो सकता है। पर अगर मुझे करेक्ट ग्राफ चेक करना है ना, कि कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा, तो मैं उस ग्राफ को करेक्ट बोलूंगा जिसके अंदर टाइम तो बढ़ता जा रहा है मगर कंसंट्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। मतलब 1 घंटे बाद देखोगे तो भी 5 मोल मिल रहा है, 10 घंटे बाद देखोगे तो भी 5 मोल या 10 मोल मिल रहा है, सेम अमाउंट है, चेंज ही नहीं हो रहा अमाउंट। इस तरह के ग्राफ को मैं करेक्ट बोलूंगा। तो उसी के लिए अपन देख रहे हैं। अब 3 ग्राफ अपन देखते हैं इसी के लिए। ये अब अपन ने देखे 3 ग्राफ हमारे सामने है, जो कि किस किस के बीच में, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब देखो, इसको देखो, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देख लो, आप ऑब्जर्व कर लो। स्टार्टिंग के अंदर इसके पहले तक की अगर बात करोगे, ब्लैक डॉटेड लाइन के पहले तक की आप बात करोगे, तब टाइम बढ़ता जा रहा है और अमाउंट भी चेंज हो रहा है। देखो, प्रोडक्ट कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, रिएक्टेंट कंटिन्यूअस कम हो रहा है पहले वाले में, तो अमाउंट चेंज हो रहा है भाई, मतलब इक्विलिब्रियम नहीं आया है ना। अब ये डॉटेड लाइन के आगे देखो, डॉटेड लाइन के आगे अब ब्लू वाले को देखो, ब्लू वाले को देखोगे तो एक फिक्स वैल्यू मिल रही है। टाइम बढ़ता जा रहा है मगर उसकी तो एक ही वैल्यू मिल रही है, कंसंट्रेशन की। और नीचे वाले को देखो, नीचे वाले को देखो, उसके अंदर भी टाइम बढ़ता जा रहा है मगर उसकी भी एक फिक्स ही वैल्यू मिल रही है, चेंज नहीं हो रही वो। इसका मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है, उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। मैं बोल सकता हूँ कि इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुका है, ये ब्लैक डॉटेड लाइन के आगे। यही कहानी है आपके पास दूसरे वाले ग्राफ में, ब्लैक डॉटेड लाइन के आगे अब अमाउंट चेंज नहीं हो रहे इनके। तीसरे में भी देखो, ब्लैक डॉटेड लाइन के आगे अमाउंट चेंज नहीं हो रही, फिक्स वैल्यू है। तो मैं बोल सकता हूँ दीज आर द पॉसिबल ग्राफ्स इफ यू आर ड्राइंग ग्राफ इन बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम। अच्छा, एक्टिव मास का क्या हो रहा है, एक्टिव मास बताओ। सॉरी, एक्टिव मास मैंने टर्म यूज कर लिया, वो क्या होता है मैं बताऊंगा। कंसंट्रेशन का क्या हो रहा है या अमाउंट का क्या हो रहा है। पहले वाले ग्राफ में ये मैंने पहला वाला बना दिया, ये दूसरा वाला बना दिया, ये तीसरा वाला। पहले वाले में किसका अमाउंट ज्यादा है, पहले वाले में किसका अमाउंट ज्यादा है, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का। देखो, ऊपर जो आएगा वो ज्यादा है, नीचे जो आएगा वो कम है। ऊपर देखो किसका आया, ये आया प्रोडक्ट का। तो मैं बोल सकता हूँ प्रोडक्ट का एक्टिव मास ज्यादा है रिएक्टेंट से, पहले वाले में। दूसरे वाले में बताओ किसका ज्यादा। दूसरे वाले में देखो कौन ऊपर है, रिएक्टेंट ऊपर है, तो मैं बोलूंगा रिएक्टेंट का एक्टिव मास ज्यादा है प्रोडक्ट से। तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में सेम आ गया। ठीक है, तीसरे वाले में सेम आ गया। तो मैं नोट लिखवाता हूं आपको। नोट, और क्या है नोट, क्या क्या समझ में आया अपन को, कंक्लूजन क्या समझ में आया। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। दूसरा पॉइंट, अमाउंट्स और अमाउंट या फिर जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है, टेम्परेचर, प्रेशर, जितनी भी चीजें होती है सब थम सा जाता है, सब रुक सा जाता है। तो जितनी भी वैल्यूज होती है वो सब कांस्टेंट हो चुकी होती है, वो चेंज नहीं होती है। अमाउंट्स और मेजरेबल प्रॉपर्टीज बिकम्स कांस्टेंट। तीसरा, एट इक्विलिब्रियम किसी का भी अमाउंट ज्यादा हो सकता है, किसी का अमाउंट कम हो सकता है। अमाउंट्स ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैन बी greater than or equal to
एनी ऑफ देम, किसी के साथ भी ज्यादा हो सकता है, किसी का भी कम हो सकता है। बात समझ में आ गई है? तो अब इसी के पॉइंट्स में आपको वापस से समझा देता हूं, पर ये समझाने के पहले अपन ने ग्राफ देखा था बेटा, वो देखो आप, ये ग्राफ देखो आप, रेट वर्सेस टाइम में देखो आप, रेट वर्सेस टाइम को ऑब्जर्व करो। ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। कैटलिस्ट का नाम आपने सुना है? कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? स्पीड को फास्ट करता है या स्लो करता है? पॉजिटिव कैटलिस्ट स्पीड को फास्ट कर देता है। स्पीड को फास्ट करने का मतलब क्या है? स्पीड को फास्ट करने का मतलब जो काम अपन करवा रहे हैं वो कम टाइम में हो रहा है, सेम काम कम टाइम में हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि इसी ग्राफ को इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट अगर मैं करवाऊंगा तो क्या रिलेशन आएगा हमारे पास? ये देखो आप, तो क्या रिलेशन आएगा? मैं बोल सकता हूं बस वो जो टाइम है वो एडजस्ट हो जाएगा, वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अदरवाइज रिलेशन तो अभी भी सेम आएगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट है, बस टाइम शिफ्ट हुआ है। तो ये हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करता था, स्पीड स्लो कर देता। स्पीड स्लो करना मतलब सेम काम अब ज्यादा टाइम में लगेगा, ज्यादा टाइम में होगा। मतलब पहले इस टाइम के अंदर इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा था, तो इससे ज्यादा टाइम अचीव लगेगा, इससे ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये ज्यादा टाइम अपन यहां पर ले रहे हैं, तो मतलब मैं बोल सकता हूं अब इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ रहा है। तो टाइम कब बढ़ा? जब अपन ने कौन से कैटलिस्ट की बात करी? नेगेटिव कैटलिस्ट। तो एक चीज ऑब्जर्व करो आप, एक चीज ऑब्जर्व करो, यहां पर इस कैटलिस्ट ने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि किसी एक रेट को बहुत बढ़ा दिया और किसी एक रेट को बहुत कम कर दिया। उसने शिफ्ट किया, सिर्फ उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट कर दिया, अदरवाइज इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं किया उसने। समझ में आ गई बात? तो जो कैटलिस्ट होता है ना, कभी भी कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं करता, ये सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट को शिफ्ट करता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट को शिफ्ट करने का मतलब इक्विलिब्रियम टाइम या तो कम कर देगा या फिर बढ़ा देगा, ठीक है ना? कैटलिस्ट डू नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। अब यही सारे पॉइंट्स अपन देखते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। ये ग्राफ मैंने आपको बता ही दिए थे। अब क्या क्या पॉइंट्स है? सबसे पहली बात, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। वर्ड होते हैं हमारे पास, एक होता है स्टैटिक और एक वर्ड होता है डायनामिक। क्या होता है? एक वर्ड तो होता है स्टैटिक और एक क्या होता है? डायनामिक। आपने फिजिक्स में सुने होंगे ये वर्ड, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, और डायनामिक जो कंटिन्यूअस ऑकर हो रहा है। इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है बेटा? आप खुद ऑब्जर्व करो, मैंने कल भी बताया था आपको। जैसे मान लो ए और बी के बीच में, यानी कि आपके और मेरे बीच में रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो चुकी है। जो पैसे का लेन देन है, जो पैसे का लेन देन है वो बराबर हो चुका है। मतलब जिस रेट से आप मुझे दे रहे हो उसी रेट से मैं भी आपको रिटर्न कर रहा हूं। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो चुका है, ठीक है? अब अगर मान लो कि कोई इंसान आया, तीसरा पर्सन आया, उसने सीधे आके कुछ नहीं किया, उसने अपनी जेब चेक करी, उसने मेरी जेब चेक करी और आपकी भी जेब चेक करी, उसने पैसे काउंट किए। पैसे हो सकता है मेरे किस ज्यादा हो या आपके ज्यादा हो, पैसे काउंट किए और 1 घंटे बाद फिर वापस आया। वापस आके उसने ऑब्जर्व किया कि 1 घंटे पहले जितने पैसे थे अभी भी उतने ही है। 1 घंटे बाद फिर आया, फिर वापस आके पैसे चेक करे, यार अभी भी पैसे उतने ही है। हर घंटे आके पैसे चेक कर रहे हैं, यार अभी भी ए के पैसे उतने ही है, बी के पैसे उतने ही है। तो उसको ऐसा लगेगा कि यार कुछ कर ही नहीं रही, इनके बीच में ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा, उतने के उतने ही पैसे मिलते हैं जब भी आते हैं। तो उसको लगेगा कि प्रोसेस इज स्टैटिक, इट अपीयर्स टू बी स्टैटिक। ऐसा लगेगा कि स्टैटिक है, पर बताओ कि एक्चुअल में स्टैटिक था क्या? नहीं। वो इसलिए नजर ऐसा आ रहा था क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर हो चुकी थी? रेट ऑफ बैकवर्ड। ट्रांजैक्शन तो कंटिन्यूअस कर रहे हैं अपन, रुक ही नहीं रहे, पर थर्ड पर्सन को ये बात नहीं पता। इट अपीयर्स टू बी स्टैटिक। बेवकूफ बन जाते हैं, तीसरा पर्सन बेवकूफ बन जाता है। इट अपीयर्स टू बी स्टैटिक बट इट इज एक्चुअली डायनामिक इन नेचर। तो कभी भी आपसे अगर नेचर पूछेंगे तो नेचर क्या आंसर करोगे आप? इक्विलिब्रियम का नेचर क्या है, स्टैटिक या डायनामिक? आपको आंसर करना डायनामिक, बिकॉज इट इज डायनामिक इन नेचर। यहां तक क्लियर? अगला पॉइंट, इट कैन बी अप्रोच फ्रॉम बोथ साइड। बोथ साइड से अप्रोच कर सकते हैं, मतलब आप रिएक्शन को किसी भी तरीके से लिखो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना भाई। कंटेनर के अंदर ये रिवर्सिबल के साइन थोड़ी होते हैं, कंटेनर के अंदर तो सब्सटेंसेस होंगे।
अब सब्सटेंस कोई भी किसी के साथ भी कंबाइन हो, रिएक्शन तो हो ही रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन है ही, इक्विलिब्रियम आ ही रहा है, तो लिखने का तरीका कैसा भी हो सकता है मगर इक्विलिब्रियम अचीव होगा ही होगा रिवर्सिबल में। तीसरा, इक्विलिब्रियम इज अनअफेक्टेड बाय कैटलिस्ट, अभी मैंने बताया था कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं करता। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने का मतलब होता है कि ऐसा नहीं करता कि किसी एक रेट को बहुत बढ़ा दिया, किसी एक रेट को बहुत कम कर दिया, बराबर शिफ्टिंग करता है वो, एकदम शिफ्टिंग बराबर करता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर, या तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कम कर देगा या ज्यादा करेगा। डू नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, इट ओनली डिक्रीजेस और increases, it only decreases or increases the time to attain equilibrium. ठीक है? The measurable properties of the system like temperature, concentration, etc do not undergo any change with equilibrium condition. अब एक काम करता हूं, मैं वापस से पीछे की स्लाइड निकाल रहा हूं, पहले तो ये पॉइंट आप देख लो, इसके बाद एक बार मैं पीछे से स्टार्ट करता हूं, आप इसको देखो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये देख लो, सबसे पहले एक एक करके मैं आगे के स्लाइड्स बताता हूं आपको, ये समझ में आ गया क्या? देख लो आप, ये देखो, चंद्र प्रकाश सर, ये तीनों ग्राफ इक्विलिब्रियम को शो किए हैं क्या? हाँ मेरे भाई, क्या क्या डाउट्स हैं? चलो वापस से पीछे वाला ग्राफ निकालता हूं मैं, इसमें डाउट्स हैं किसी किसी को। अर्पित सर, जब तक पैरेलल नहीं होगा तब तक इक्विलिब्रियम स्टेट ऑब्टेन नहीं करेगा। हाँ बेटा, बिल्कुल सही है। सुमित कुमार यादव का डाउट है सर, रेट वर्सेस टाइम ग्राफ में रिएक्टेंट जीरो से स्टार्ट हो रहा था मगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में रिएक्टेंट, बेटा तू गलत बोल रहा है। रेट वर्सेस टाइम में रिएक्टेंट नहीं, रेट वर्सेस टाइम में रेट की बात कर रहे थे, वो रेट के कर्व्स थे, और यहाँ पर वो कंसंट्रेशन के कर्व्स हैं। तो वहां पर रेट जीरो से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पर कंसंट्रेशन देख रहे हो, कंसंट्रेशन जीरो से स्टार्ट हो रहा है। बुद्धि गीतांश का डाउट है सर, अगर एक बार इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया तो वापस नॉर्मल नहीं हो सकता। बेटे नॉर्मली तो हुआ है, तू तो ऐसे सोच जैसे बाल्टी है, पानी भर रखा है एक बाल्टी में, अगर उसमें वेव्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो इक्विलिब्रियम नहीं है, और एक बार अगर स्टिल कंडीशन आ गई तो इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो वो नॉर्मल कंडीशन ही तो है। और इसी तरीके से उसमें कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट, मान लो कि उस पानी में अगर तुमने पत्थर फेंक दिया, तो पत्थर फेंकते ही तो वापस से वेव्स बनेंगी, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। एक पॉइंट तो ऐसा पक्का आएगा ना जब वापस से वो स्टेबल कंडीशन पर आए, यानी कि इक्विलिब्रियम वापस आएगा। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट सिर्फ उस बाल्टी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख रहा है, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी वेव, यानी बिना किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किए सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग हो रही है। मानस किशोर भदाने का डाउट है सर, वाई दे आर नॉट कांस्टेंट फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली। मेरे भाई स्टार्टिंग से ही कांस्टेंट कर देगा। मेरी बात सुन, एक बात बता तू, कि कभी भी गाड़ी चलाता है तो क्या पहली बार से ही, पहले सेकंड से तो क्या 80 पे पहुंच जाता है क्या? जीरो से ही तो स्टार्ट करेगा ना। तो कोई भी चीज धीरे धीरे कोई बढ़ती है, यहाँ पर दो चीजों की बात कर रहे हो, तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज को कम होना पड़ेगा। तो बोल रहा है पहली बार से कांस्टेंट कर दो, कैसे कर दो बराबर? कांस्टेंट कैसे करते पहली बार से? इसलिए सर आज तो मुझे डेली से भी ज्यादा मजा आ रहा है। चल बहुत बढ़िया मेरे भाई।
तमल बनर्जी कौन सी इंग्लिश लिख रहा है तू? सर डस कंसंट्रेशन और डायलेशन अफेक्ट इक्विलिब्रियम। डायलेशन क्या होता है? ये DIALATION। इतनी अंग्रेजी नहीं आती भाई मुझे, थोड़ा सा हिंदी में समझा। महेश चौधरी बेटा चैप्टर कौन सा चल रहा है? एक्चुअल मास पूछ रहा है ये। सर एक्चुअल मास क्या है बेटा? केमिकल पढ़ रहा है कि मूल कंसेप्ट पढ़ रहा है? रिवीजन क्लास चल रही है क्या? अनंत कृष्णा मिश्रा बोल रहा है सर शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा होगा ना? यस बेटा, स्टार्टिंग में रेट ऑफ फॉरवर्ड ही ज्यादा होगा हमेशा। तनिष्क लिख रहा है सर फिर टाइम चेंज क्यों होता है? मेरे भाई अबे टाइम तो चेंज होगा। क्या टाइम मशीन से टाइम रोक देगा क्या? एवेंजर्स देख रहा है क्या? टाइम तो ऑब्वियस सी बात है चेंज होगा ही होगा मेरे भाई। टाइम कैसे रोक सकता है? कोई भी चीज हो रही है तो टाइम कैसे रोक सकता है? ऋषिकेश तिवारी क्या डाउट है सर? कंसंट्रेशन का मतलब जितना रिएक्टेंट के पास उतना ही प्रोडक्ट के पास है, या रिएक्टेंट के पास ज्यादा प्रोडक्ट के पास कम, ये कांस्टेंट रहेगा? मेरे भाई हिंदी में 5 बार बताया था, तब तू क्या नींद में था क्या? क्या बोला मैंने? ये ग्राफ क्या बता रहा है? किसी का भी अमाउंट ज्यादा हो सकता है, किसी का भी अमाउंट कम हो सकता है। जो कंसंट्रेशन के लिए ध्यान रखना है या अमाउंट के लिए जो ध्यान रखना है, अमाउंट बिकम्स कांस्टेंट विद टाइम। ध्रुव गोयल सर 12 में बाढ़ आ गई। वाह मेरे भाई, 12 से हो तुम। पढ़े आगे पढ़े। प्रणय का डाउट है सर बाद में कभी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है? बेटा वो बिल्कुल आपका सब्सटेंस क्रिएट करके रखना, आपका डाउट मैं क्लियर करूंगा, आगे टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड अपन पढ़ेंगे, है ना? प्रणय आप देखना कैसे डिस्टर्ब होगा, हो सकता है बेटा, देखेंगे बाद में। दिव्यांश पूछ रहा है सर रेट ऑफ फॉरवर्ड कभी जीरो हो सकता है? बेटा अगर बिल्कुल हो सकता है बेटा, पहली बात तो। पर अगर जीरो हो गया ना तब इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। जीरो तब हो सकता है, तो खुद सोचना। तू मुझे पैसे दे रहा है, मैं तुझे पैसे दे रहा हूं, अगर जिस पॉइंट पर तेरे पैसे बिल्कुल खत्म हो गए, तो यानी तेरे मुझे पैसे देने की रेट खत्म हो गई। कि इफ रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तब मैं बोल सकता हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो गया? जीरो। ठीक है, अब इतने ठीक है, मैं काफी डाउट्स बता चुका हूं, अब आगे बढ़ते हैं अपन। डाउट्स की कोई सीमा नहीं है, टाइम जितना तो उतने इररिलेवेंट डाउट चालू हो जाते हैं फिर। आगे बढ़ते हैं अपन। अब बेटा मेरी बात सुनो आप। आगे इस चैप्टर के लिए अगर अपन बात करें ना, एक सेकंड रुको। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। ये देखो, चलो ये एक नोट और था, ये स्लाइड मैं बता चुका था, ये स्लाइड ये और देख लो। और समझ में आ जाए तो बोल देना यस सर। सत्यम कुमार को सेकंड पॉइंट में डाउट है। अमाउंट्स और मेजरेबल प्रॉपर्टीज बिकम्स कांस्टेंट। बेटा जितनी भी चीजें, चाहे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, सब चीजें कांस्टेंट हो जाती है, चेंज नहीं होती है। तमल बेटा ये आगे का टॉपिक है, मैं बताऊंगा इसको। अभी जितना जितना समझा रहा हूं उस पर फोकस करो आप। कुमार मंगलम को तीसरे पॉइंट में डाउट है। ठीक है, तीसरे पॉइंट को देखते हैं, अमाउंट्स ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट। बेटा ये जो अपन ने कंक्लूजन निकाला था ना ग्राफ के बेसिस पर,
कि इक्विलिब्रियम पर किसी का भी अमाउंट ज्यादा हो सकता है, किसी का भी कम हो सकता है, किसी का भी बराबर हो सकता है। वही चीज अंग्रेजी में लिखी हुई है कि अमाउंट्स ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एनी ऑफ देम। किसी के भी बराबर, कोई भी ज्यादा हो सकता है, कोई भी कम हो सकता है। अब मैं चैट ऑफ कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो आप। बेटा आगे जो है ना, इस पूरे चैप्टर के अंदर या इवन आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर भी अपने को जो कंसेप्ट पढ़ना है ना, मेरे हिसाब से नोट क्लियर हो चुका है, ये मैं ग्राफ आपको बता ही चुका था। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कांस्टेंट की अपन बात करने वाले हैं, जो पूरा का पूरा चैप्टर है। सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं आपसे। पूरा का पूरा चैप्टर है, इवन आयनिक इक्विलिब्रियम, इवन 12th का भी कोई चैप्टर जैसे थर्मोकेमिस्ट्री, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इवन थर्मोडायनेमिक्स में भी कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि कांस्टेंट के ऊपर बेस्ड है। और वो कांस्टेंट कहां पढ़ते हैं अपन? इस केमिकल इक्विलिब्रियम में। मतलब आगे जो बार बार पढ़ने वाले हो, उसका मेन इंट्रोडक्शन होता है इस चैप्टर में। और उस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं अपन? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा अपन धीरे धीरे अब इस कांस्टेंट को पढ़ेंगे। जब ये कांस्टेंट अपन पढ़ लेंगे ना, या मैं इंट्रोड्यूस करवा दूंगा ना कि बेटा ये के नाम की एक चीज होती है, तब अपन इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे कि इसके ऊपर तरह तरह के कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पर बेटा इस के को सबसे पहली बार आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए अपन को कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स समझनी जरूरी है, जो इस के एक्सप्रेशन में आती है। ठीक है ना? तो इस के एक्सप्रेशन में दो ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो इसको समझने के लिए अपन को पता होनी चाहिए। एक है एक्टिव मास और एक है पार्शियल प्रेशर। क्या क्या है? एक्टिव मास है और क्या है? पार्शियल प्रेशर है। अगर अपन ने एक्टिव मास समझ लिया, पार्शियल प्रेशर समझ लिया, तो अपन को ये के समझ में आ जाएगा। तो इस के को जो मैं आपको बताया कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में अपन मेनली के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब तक के पहुंचे नहीं अपन के तक। तो इस के तक पहुंचने के लिए पहले कहां तक पहुंचना जरूरी है? इस एक्टिव मास और पार्शियल प्रेशर तक। तो बेटा अब जो मैं स्टार्ट करूंगा, या अब मैं जो आपको समझाने वाला हूं, वो है एक्टिव मास। क्या समझाने वाला हूं मैं आपको? एक्टिव मास में आपको समझाने वाला हूं। बेटा ध्यान से समझो। अगर सिंगल वर्ड में मैं आपको समझा दूं, सिंगल शब्दों में आपको समझा दूं कि सर आप तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, आप तो मुझे सीधे एक्टिव मास बता दो क्या होता है, तो बेटा सिंगल लाइन में अगर मैं आपको बताऊं, कभी नहीं अटकोगे। तो बेटा एक्टिव मास मतलब कुछ नहीं होता। एक्टिव मास मतलब ये होता है, जो मैं बोल रहा हूं मैं दोनों तरीके से समझा रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। इस एक्टिव मास में एक्चुअल में थोड़ी सी टिपिकल है इसकी थ्योरी समझना। सिंगल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो बेटा दो चीजें ध्यान रखो। तो एक्टिव मास मतलब क्या होता है? एक्टिव मास मतलब मोलैरिटी होती है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मोल बाय वॉल्यूम। या फिर आप लिख लो, मोल मतलब मास बाय मोलर मास इनटू 1/v। अगर वॉल्यूम ml में है तो आप लिख सकते हो मास बाय मोलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विच इज इन टर्म्स ऑफ ml। एक्टिव मास क्या होता है? या तो जिसका भी एक्टिव मास कैलकुलेट करना है उसकी मोलैरिटी निकाल लो, उसका एक्टिव मास आ गया। जैसे मान लो रिएक्शन है ए, रिवर्सिबल रिएक्शन बी। पहली बात तो एक्टिव मास पूरी रिएक्शन का नहीं होता, एक्टिव मास एक सब्सटेंस का होता है। मैंने बोला ए का एक्टिव मास मतलब ए की मोलैरिटी निकाल। तो दो तरह से निकाल सकते हैं एक्टिव मास, या तो मोलैरिटी के थ्रू या फिर प्रेशर के थ्रू। पहली बात तो मोलैरिटी और प्रेशर सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। प्रेशर किस में कैलकुलेट करते हैं? एटीएम में। जबकि मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। ठीक है? तो किसी का भी एक्टिव मास अगर मैंने बोला, जैसे मैंने बोला ए का एक्टिव मास निकालो, तो एक्टिव मास या तो आप मोलैरिटी में निकालोगे या फिर प्रेशर कैलकुलेट करोगे उसका। अगर अपन मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि सर हमें किस में कैलकुलेट करना है? सर हमें प्रेशर में कैलकुलेट करना है कि मोलैरिटी में कैलकुलेट करना है? बेटा अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि ये कैलकुलेट करो और बाहर स्क्वायर ए लिख दिया और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब आपको मोलैरिटी निकालनी है। और अगर लिख दिया जैसे P लगा दिया, A लगा दिया और स्मॉल ब्रैकेट और लगा दिया, मतलब आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो इसमें तो आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा कभी कि सर अगर आप बोल रहे हो कि एक्टिव मास प्रेशर में भी निकाल सकते हैं या मोलैरिटी में भी निकाल सकते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा किस में निकाले? तो बेटा वो तो सिंबल से समझ में आ जाएगा आपको। तो मैंने क्या बोला था? एक्टिव मास समझने के लिए दो चीजें ध्यान रखो। क्या है दो चीजें? पहली चीज तो एक्टिव मास मतलब मोलैरिटी या फिर प्रेशर, और दूसरी चीज केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर किसी का एक्टिव मास निकालोगे तो जो सॉलिड होगा उसका एक्टिव मास हमेशा क्या मान लोगे? 1।
जैसे ए है, ए का फिजिकल स्टेट सॉलिड है, मैंने बोला बेटा इसका एक्टिव मास निकाल लो, चाहे उसने कितनी वैल्यू दे दी हो, चाहे कितने मोल दे दिए हो, कितने वॉल्यूम दे दिए हो, सीधे एक्टिव मास क्या मान लेना 1। एक्टिव मास ऑफ सॉलिड्स विल बी कंसिडर्ड टू बी 1। ये तो बात हो गई कि अगर मुझे रटवाना हुआ तो क्या है, क्या समझ में एक्टिव मास मतलब, सुनना मेरी बात ध्यान से। एक्टिव मास मतलब मोलैरिटी या फिर प्रेशर। किसका एक्टिव मास 1 मानोगे? सॉलिड्स या फिर प्योर लिक्विड्स का। प्योर लिक्विड्स का भी एक्टिव मास अपन 1 मान लेता है। ये तो हो गई बात रटवाने की। अब मैं समझाऊं तो समझना इसको ध्यान से। पहले तो चलो ये बताओ, मैं वापस से चैट ऑन कर रहा हूं, यहां तक बात किस किस का क्लियर होगी? एक्टिव मास का सीधा अगर सिंपल वर्ड्स में जो मैंने समझा, ये किस किस के समझ में आ गया? ठीक है। अब जिन बच्चों को कंसेप्चुअली भी सीखना है, मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं, क्योंकि देखो एक ही क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जिनको चाहिए होता है कि नहीं सर आप तो शॉर्ट में बताओ, तो शॉर्ट में मैंने बता दिया। और किसी को चाहिए होता है कि सर हमें रटवाओ मत, आप तो सिखाओ, तो बेटा उनको मैं बता देता हूँ कि एक्टिव मास होता क्या है। ठीक है ना। सुनना मेरी बात ध्यान से। एक्टिव मास, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जिसको समझना भी है, कंसेप्चुअली समझना है, तो उनको भी मैं आपको बता देता हूं ढंग से। अब वापस से मैं चैट ऑफ कर रहा हूं। एक्टिव मास, पहली बात तो ये कंसेप्ट पढ़ क्यों रहे हैं बेटा? ये कंसेप्ट अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे जाके कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो जो आपको मेन कंसेप्ट समझना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उस के को लिखने का एक तरीका होता है। हर रिएक्शन को एक के में, हर रिएक्शन के लिए के की एक वैल्यू होती है, उस के को एक लिखने का तरीका होता है। जैसे हमारे सामने ये रिएक्शन है, सुनना मेरी बात ध्यान से, थोड़ा सा टिपिकल है, अब जो भी मैं बातें करूंगा वो कंसंट्रेट होकर सुनोगे तो समझ में आएगा आपको। हर रिएक्शन के लिए के का लिखने का तरीका होता है, हर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू होती है। के कैसे लिखते हैं? के में अपन ऊपर लिखते हैं प्रोडक्ट और नीचे लिखते हैं अपन रिएक्टेंट। क्या लिखते हैं? ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट। जब अपन के का एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, तो के एक्सप्रेशन में जो ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट लिखते हो, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या लिखते हैं अपन? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अपन लिखते हैं एक्टिव मास। ये के जैसे डराइव होता है ना, जहां से डराइव होता है उस डेरिवेशन के अंदर ये जो एक्सप्रेशन होता है के उसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के अपने को क्या लिखने होते हैं? एक्टिव मास लिखने होते हैं। ठीक है। मैंने क्या बोला कि सॉलिड का एक्टिव मास क्या मान लेना? 1। अब अगर मान लो कि यहां पर ए का फिजिकल स्टेट सॉलिड होता तो सॉलिड यानी कि ए को सीधे से क्या मान लेते अपन? 1 मान लेते, यानी कि मैं इसी को फिर दूसरे तरीके से लिखता सी इंटू डी अपॉन सिर्फ और सिर्फ नीचे क्या लिखता? बी लिखता। अब बात आती है सर ये एक्टिव मास होता क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है, द मास विच इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लो कि मैंने एक रिएक्शन लिखा ए प्लस बी, ये बनाया सी। और बेटा देखो, एक बात तो ये हो गई कि मान लो कि मैंने ए लिया 5 मोल और बी भी लिया 5 मोल। 5 में से अगर एक गया, बी में से भी एक जाएगा, सी कितना बनेगा? 1 बनेगा। स्टाइक्योमेट्री में अपन ने सीखा था कि कभी भी रिएक्टेंट में से कितना कम होगा वो डिपेंड करता है स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पर। आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि पहले देखोगे रिलेशन, फिर क्या करोगे? कैलकुलेशन। अगर मान लो कि मैंने ए 10 ले लिया और बी मैंने 9 ले लिया, अब कितना जाएगा? अभी भी उसी हिसाब से जाएगा जितना उसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, 1 1 1। अगर मान लो कि मैंने ए ले लिया, लेट सपोज 10,000, 10,000 मोल और गए एक, ऑब्वियसली एक ही जाएंगे ना, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट एक है। 1 मोल अगर यहां से गया, मगर बी मैंने लिया 5 मोल, इसमें से भी एक गए। अब मुझे बताओ, अब रिलेशन में क्या चेंजेस आ गए? अब मैं बोल सकता हूं कि बी तो 4 मोल बचे और ए बचा 9,999। अब अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि बी में से, तो मैं बोल सकता हूं कि परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो 20% टूट चुका है। बी में से कितना परसेंट टूट गया? बी में से 20% टूट गया। 5 में से एक गया तो कितना? 5 का एक, या एक को काउंट करोगे 5 में से तो कितना? 20% ही तो आएगा। 1/5 इंटू 100।
जबकि देखो ए की अगर बात करोगे तो ए में देखो, ए में तो एक गया, 9,999 अभी भी बचे हुए हैं। आप मुझे बताओ कि आपके पास 10,000 रुपए, 10,000 में से 1 रुपया खर्च हो गया तो क्या परेशान हो गए क्या कि और मेरे 1 रुपये खर्च हो गए, 9,900 नहीं बोलोगे, 10,000 रुपए ही है अभी भी मेरे पास लगभग। कोई पूछेगा कितने पैसे हैं, यार लगभग 10,000 रुपए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए का अमाउंट तो लगभग अभी भी कांस्टेंट है, और जो कंसिडरेबल चेंज हुआ है वो किस में हुआ है, बी में हुआ है। तो जब एक्टिव मास का कंसेप्ट अपन यूज करते हैं ना, तो किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में, किसी भी एक्सप्रेशन में, जैसे के का एक्सप्रेशन है, अगर अपन को किसी का एक्टिव मास लिखना होता है ना, तो अपन उसी का एक्टिव मास लिखते हैं जो रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, मतलब जिसमें कंसिडरेबल चेंजेस आते हैं। जैसे बी, जिसका अमाउंट लगभग कांस्टेंट होता है, अपन कभी भी उसका एक्टिव मास नहीं लिखते। तो एक्टिव मास का नाम ही इस तरह से, एक्टिव मास मतलब क्या हो गया, द मास विच इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब कहीं पर भी अगर वो एक्टिव मास अपन यूज करने वाले हैं, तो उसके नाम से ही अपन उस चीज को यूज करेंगे, मतलब हम उसी का मास यूज करने वाले हैं, मास मतलब हम उसी का अमाउंट यूज करने वाले हैं जो रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। तो जैसे मैं बोल सकता हूँ कि ए लगभग कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, मतलब रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा अच्छे से। तो चेंज किस में नजर आ रहा है, कंसिडरेबल चेंज किस में नजर आ रहा है, बी में। तो मैं बोल सकता हूँ बी इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब जहां पर भी किसी एक्सप्रेशन में अगर मैं एक्टिव मासेस लिखूंगा तो मैं ए का एक्टिव मास नहीं लिखूंगा, सिर्फ किसका लिखूंगा, बी का, क्योंकि एक्टिव मास मतलब द मास विच इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गई बात। तो इसीलिए मैंने बोला था कि अब बात आती है कि चलो सर मुझे ये बात तो समझ में आ गई, मुझे अब तक ये समझ में आ रहा है कि एक्टिव मास होता क्या है और हम एक्टिव मास किसका लिखेंगे। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि बेटा सॉलिड या प्योर लिक्विड्स का एक्टिव मास हम 1 क्यों मानते हैं। बेटा देखो, मैंने लिखा मोलैरिटी फॉर एग्जांपल, मोलैरिटी जो कि मोल बाय वॉल्यूम होता है। मोल मतलब क्या होता है, मास बाय मोलर मास इनटू 1/v। अब मुझे बताओ क्या मैं बोल सकता हूँ मास बाय वॉल्यूम तो डेंसिटी होता है, डेंसिटी बाय मोलर मास, यही आएगा रिलेशन। अब बेटा फिजिकल स्टेट चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, सब्सटेंसेस का फिजिकल स्टेट चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो। सॉलिड जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका एक मोलर मास होगा कि नहीं होगा, एक डेफिनेट मोलर मास होगा। लिक्विड जैसे वाटर 18 होता है, उसका एक डेफिनेट मोलर मास होगा। गैस जैसे हीलियम है 4, उसका भी एक डेफिनेट मोलर मास होगा। मतलब अगर मैं एक्टिव मास की बात करूं, ये एक्टिव मास है, एक्टिव मास की बात करूं तो चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, इनके एक डेफिनेट एक्टिव मास की वैल्यू होती है, सॉरी एक डेफिनेट मोलर मास की वैल्यू होती है। चलो ठीक है, वॉल्यूम सॉरी मोलर मास डेफिनेट होता है। मुझे बताओ अगर मान लो कि मैंने तीनों के 100 ग्राम ले लिए, तीनों के 100 ग्राम ले लिए, तो देखो रिलेशन क्या था, मास बाय मोलर मास इनटू 1/v। तो मोलर मास डेफिनेट है तीनों में। अगर मास सेम कर दिया तीनों में, तो मुझे बताओ गैसेस में, मुझे बताओ क्या गैसेस का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है क्या। अब मैं चैट ऑन कर रहा हूं, मैंने वॉल्यूम के लिए बताया था आपको, गैसेस का डेफिनेट वॉल्यूम होता है या इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है, इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड का डेफिनेट, सॉलिड का डेफिनेट। तो देखो गैसेस की प्रॉपर्टी क्या होगी भाई, मोलर मास डेफिनेट, मास डेफिनेट, क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया, वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है। वॉल्यूम तो कंटेनर चेंज करोगे हर बार वॉल्यूम चेंज होगा। तो देखो वॉल्यूम हर बार चेंज हो रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि डेंसिटी भी हर बार चेंज हो रही है, इसका मतलब इनडेफिनेट डेंसिटी है, वेरिएबल डेंसिटी है। बहुत इजीली डेंसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि कंटेनर चेंज करते हैं फटाफट से डेंसिटी चेंज, क्योंकि वॉल्यूम चेंज। पर मुझे बताओ क्या यही कहानी अपन क्या लिक्विड में लगा सकते हैं क्या, क्या कंटेनर चेंज करने के साथ साथ डेंसिटी चेंज होगी क्या, नहीं। लिक्विड्स की तो एक डेफिनेट डेंसिटी होती है ना, बोलते हैं ना वाटर के लिए 1 ग्राम/ml, बोलते हैं नहीं बोलते। सॉलिड्स की भी तो एक डेफिनेट डेंसिटी होगी। तो देखो एक्टिव मास की अगर मैं बात करूंगा तो देखो डेंसिटी अपन मोलर मास रिलेशन आया था ना, तो सॉलिड्स के लिए डेफिनेट डेंसिटी है, डेफिनेट मोलर मास है। मैं बोल सकता हूँ मतलब एक्टिव मास जो सॉलिड्स का होगा एक फिक्स वैल्यू, क्योंकि डेंसिटी फिक्स होगी हर सॉलिड की, मोलर मास भी फिक्स होगा, इसका मतलब पूरा एक्टिव मास फिक्स हो गया एक सॉलिड का। इसी तरीके से लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की भी डेंसिटी फिक्स है, मोलर मास फिक्स है, मतलब एक्टिव मास भी फिक्स है। मगर गैसेस की बात करें तो गैसेस की डेंसिटी फिक्स नहीं है, मोलर मास फिक्स है केवल। तो अगर डेंसिटी फिक्स नहीं है, इसका मतलब ये चेंज हो सकती है वैल्यू, किसके लिए, गैसेस के लिए। तो मतलब सॉलिड लिक्विड गैस में किसका एक्टिव मास कांस्टेंट आ रहा है, सॉलिड का एक्टिव मास कांस्टेंट आया, लिक्विड का एक्टिव मास कांस्टेंट आया, मगर गैसेस का एक्टिव मास कांस्टेंट नहीं आया।
किसकी वजह से? क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है ना उसकी। तो हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसको 1 मान लेते हैं। तो देखो किसका एक्टिव मास कांस्टेंट आया था? सॉलिड का। किसका एक्टिव मास कांस्टेंट आया था? सॉलिड का। तो इसीलिए सॉलिड का एक्टिव मास अपन क्या मान लेते हैं? 1। जो कांस्टेंट होता है उसको 1 मान लेते हैं। ऐसे लिक्विड का एक्टिव मास क्या मान लेंगे? 1। तो फिर किसका एक्टिव मास कंसीडर करेंगे अपन? लिक्विड, सॉरी, गैसेस का। अब क्वेश्चन कैसा बनेगा, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये 1 मान लेंगे, नहीं मानेंगे, वो तो धीरे धीरे, आपको एक बार में पूरा लोड लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, आपको 1% टेंशन नहीं लेनी। ठीक है ना? अब बात आती है कि सर अगर मान लो कि हमें कुछ नहीं दिया, हमें सर डायरेक्टली सॉलिड दे दिया, सर कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके मोल दे दिए, उसके वॉल्यूम दे दिए, एक्टिव मास पूछ लिया। बेटा सॉलिड का हमेशा एक्टिव मास क्या मान लेना? 1। कंफ्यूज भी कर सकता है वो। उसने बोल दिया जैसे CO2 दे दिया फॉर एग्जांपल, उसने CO2 का तो पता है ना फिजिकल स्टेट गैस है, मोल दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, कर लेना कैलकुलेट। पर अगर उसने सॉलिड दे दिया कोई, उसका मोल दे दिया, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया, उसका वॉल्यूम दे दिया, तो गलती से भी कैलकुलेट मत कर लेना, क्योंकि सॉलिड्स के एक्टिव मास क्या मानोगे? 1। अब ये एक्टिव मास में स्टार्ट करता हूँ, इतनी कहानी तो मैंने पहले ही बता दी। अब इसी चीज को मैं दोबारा हिंदी में समझाता हूँ आपको, सुनो मेरी बात ध्यान से। तो जिसको थोड़ा सा भी कम समझ में आया, अब वापस से समझो आप, प्यार मोहब्बत से। What is active mass? The term active mass means the concentration of reactants expressed in mole per liter or the pressure of reacting gases in atmosphere or ATM. क्लियर हो गई बात? तो जो चीज मैं बार बार बोल रहा था वो यहां पर मैंने लिख के बता दी। बेटा ये जो एक्टिव मास है, जिसको आप कभी कंसंट्रेशन में लिखोगे या फिर कभी प्रेशर में लिखोगे, इसको एक लिखने का तरीका होता है, या डिफरेंशिएट करने का एक तरीका होता है। अगर अपन ने किसी भी सब्सटेंस का नाम लिया और उसके साथ अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हो? मोलैरिटी की। और अगर अपन ने किसी के साथ स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं? प्रेशर। ठीक है? अभी जो मैं आपको समझा रहा था वही चीज यहां पर लिखी हुई है। द एक्टिव मास ऑफ सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स इज कांस्टेंट, अभी बताया कांस्टेंट होता है, बिकॉज इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव क्या होता है उस पर ध्यान मत दो, इंटेंसिव एक्सटेंसिव तो अभी थर्मोडायनेमिक्स में समझाऊंगा मैं आपको अच्छे से। बस बात क्या समझ में आया कि जो सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स होते हैं उनके एक्टिव मास क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। और कैसे होते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। बिकॉज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम do not change because density and molecular mass of solids are constant. Density constant, molecular mass constant, इसीलिए पूरा का पूरा एक्टिव मास उसका constant। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे आपके सामने देखो मास है, आपके सामने वॉल्यूम है। क्या एक्टिव मास निकाल सकते हो? क्या एक्टिव मास मतलब आप कैसे निकालोगे? आपको मोल बाय वॉल्यूम निकालना है, निकाल सकते हो क्या? करो करो, गलती करो फटाफट। ये कई बच्चों की ट्रेन छूट रही होती है ना, तो ये लोग गलती करेंगे। अबे यार तुम क्या करोगे भाई? फॉर्मूला बता दिया, मोल बाय वॉल्यूम, मोल निकालना है, वॉल्यूम से डिवाइड करना है। मोलैरिटी में वॉल्यूम किस में लेते हैं? इन टर्म्स ऑफ लीटर, इतनी सी बात थी। ये भी गलत कर दोगे तो फिर क्या ही करोगे? ये भी गलत कर दोगे तो फिर तो समझ जाना कि दुनिया में सारी बकर कर लेंगे मगर पढ़ाई में हम। सिली मिस्टेक मत करो, आराम से सॉल्व करो। मिलीग्राम है पहली बात तो मोल बाय वॉल्यूम करना है, मोल निकालो, मास
2.2 इंटू 10⁻³ और मोलर मास कितना 44। CO2 का मोलर मास कितना होता है 44। वॉल्यूम कितना किया हुआ है 10 ml। तो कैलकुलेट करो 2.2 इंटू 10⁻³ अपॉन 44, ये तो आ गए मोल, और वॉल्यूम 10 ml। जब ml में लिखते हैं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। करो कैलकुलेट। किसले अग्रवाल गलत है बेटा। प्रखर गलत है भाई, इतनी सिंपल सी मैथ्स है। 10⁻³ और 10⁻³ ये तो 1 हो जाएगा ना मेरे भाई। ये 2.2 अपॉन 44 क्या हो जाएगा 1/20, 1/200 आ रहा है। तुम क्या कर रहे हो, तुम देखो। नंबर भी ऐसा चूज किया कि इजीली कैलकुलेट हो जाए, इजीली कैंसिल हो जाए। मानस किशोर भदाना। मेरे भाई ग्राम तू मास कैलकुलेट कर रहा है या क्या कैलकुलेट कर रहा है, इसका नाम एक्टिव मास है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो कि मास मतलब ग्राम। कैलकुलेट क्या कर रहा है, मोल बाय वॉल्यूम कर रहा है। मोल पर लीटर आएगा। यूनिट क्या आएगी इसकी, मोल पर लीटर। 1/200। कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 0.005। ये आंसर आना चाहिए, जिसका नहीं आया चेक कर लेना भाई। आयुष अग्रवाल गलत है तेरा। अगला सवाल। तो आंसर आएगा इसका 1/200 यानी 0.005 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सॉल्व करो। एक्टिव मास मतलब मोल बाय वॉल्यूम। मोल निकालो, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, कैलकुलेट तुम्हें करना है, करो कैलकुलेट फटाफट। मोल निकालो 1.8 इंटू 10⁻24 अपॉन 6 इंटू 10⁻23। अब कई लोग को कंफ्यूजन होता है 6.02 लें या फिर 6 लें। बेटा वो कंडीशन के हिसाब से लिया करो। जैसे यहाँ पर देखो 1.8 और नीचे 6, मुझे पता है कि भाई ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने 6 ले लिया सीधे। 3 आने चाहिए मोल। मोल्स शुड बी 3। 1.5 आना चाहिए आंसर, क्योंकि मोल 3 आ जाएंगे तो वॉल्यूम तो 2 था ही, 3/2 1.5। हेमंत लोहिया बेटा 30 नहीं 3 आएगा, 3। अगला सवाल। फाइंड द एक्टिव मास ऑफ 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
प्रणय तिवारी यूनिट पूछ रहा है बेटा, देख मोल बाय वॉल्यूम किया ना तो मोलर लिख दिया ना यूनिट अपन ने। फाइंड द एक्टिव मास ऑफ 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 2 लीटर। करो करो, गलती करो फटाफट। अरे भाई, ये जितने लोग कैलकुलेट करने में लगे हुए, मुझे बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का फिजिकल स्टेट क्या होता है? सॉलिड। और क्या बोला था मैंने, सॉलिड से एक्टिव मास क्या मान लोगे? 1। समझ में आ गई बात? अगर सॉलिड होगा फिजिकल स्टेट तो बिना सोचे समझे सीधे कितना मान लोगे? 1। समझ में आ गई बात? तो हो सकता है आपके माइंड से स्लिप हो गया हो, मगर ये ध्यान रखना, अगर सॉलिड होगा तो एक्टिव मास सीधे कितना मान लोगे? 1। ये कई लोग तो बिल्कुल एपिक ही होते हैं। ये हिमांशु शेखर मेरे भाई 5/2 क्या कर रहा है तू? मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते तो मोल बाय वॉल्यूम बन जाता है क्या? कर्तव्य का डाउट है सर, हर सब्सटेंस का स्टेट कैसे पता चलेगा? बेटा ऐसे कुछ कॉमन सब्सटेंसेस होंगे जिनका तो आपको अपने आप ध्यान हो जाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट काफी बार यूज होगा, वो तो आपको ध्यान रखना है फिर आगे से कि उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड। ठीक है ना? गणेश मीणा बोल रहा है सर इधर मेंशन थोड़ी है मेरे भाई, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब होता है चूना पत्थर या फिर मार्बल। अब तू बता, मार्बल आज तक तो हवा में देखता था, पानी में देखता था, या फिर सॉलिड में देखता था? अब बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, समझ में आएगा आज का कुछ?